जी। अ, प्रोफेसर वसी अहमद साहब साहब हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सर से। और भूपेश गुप्त के बहाने कुछ और भी बातें उभर कर सामने आ रही हैं। और अल हिलाल का जिक्र कर रहे थे सर आप। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हम्म। आज़ाद उनके नाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो जो कवि होते हैं अपना एक कवि का एक छोटा सा नाम अपने नाम में जोड़ते हैं जिसको तखल्लुस कहते हैं। तो हम्म। आज़ाद उनका तखल्लुस है। हम्म। और शायरी भी कुछ की है उन्होंने, लेकिन सियासी हलचल ने उनको उनकी शायरी को जितना निखरने और परवान होने का मौका मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हम्म। लेकिन बहुत कम लोग अबुल कलाम आज़ाद को एक जी। पत्रकार के रूप में जानते जानते हैं। हैं। हम्म। दो अखबार एक के बाद एक, अल हिलाल और अल बलाग, ये उर्दू में निकालते थे। जी। और उसमें इतनी ऊर्जा होती थी हम्म। जी। और इतनी चिंगारियाँ होती थीं हम्म। और हर चिंगारी से इतने शोले उठते थे हम्म। कि बार बार ब्रिटिश सरकार को उस पर बंदिश लगानी पड़ी। कभी कभी पूरा अखबार मशीन के साथ, छापेखाने के साथ जब्त भी किया गया। तो वो भी एक पत्रकारिता थी, इसे हिंदुस्तान की थी। हम्म। और अगर उसको न देखा जाए जी। तो शायद हिंदुस्तान की पत्रकारिता का एक गोल्डन चैप्टर से। लोगों के नज़र से ओझल रहेगा। अब आप की सीमाएँ हैं, रिसर्च कर जी रहे जी हैं, जी जी जी। तो चाह के भी जी और लोभ हो भी जी जी। तो आपको लोभ को समेटना पड़ेगा। हाँ, वक्त का थोड़ा ये है, रहता है कंस्ट्रेंट। हाँ, लेकिन जी जी, कहीं लेकिन हाँ, दिलचस्पी जिक्र इसका के होना साथ। हाँ, चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। कि वो अधूरा है, किसी और के लिए ही सही। बिल्कुल। हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदुस्तान की पत्रिका, हम्म। और उसमें मौलाना आज़ाद का रोल, जो कांग्रेस के सदर खानापुरी के लिए नहीं बने थे। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत कम उम्र में तो बने थे, 35 साल की आयु में। हाँ, हाँ तो इसलिए नहीं कि एक मुसलमान को हाँ। कांग्रेस एकोमोडेट करके, जो नहीं नहीं, वो तो लीग वाले असर्टिव। कहते थे शो बॉय हैं, हाँ, वो शो बॉय नहीं थे। वो तो असर्टिव प्रेसिडेंट रहे। और 42 का मूवमेंट जब चल रहा था तब भी तो वही प्रेसिडेंट थे। जी उन्हीं उन्हीं के की सदारत में वो आंदोलन शुरू हुआ। और निर्णायक समय में, जंग आज़ादी के निर्णायक वक्फे में वो इस भूमिका को निभा रहे थे। और हम्म। वो खुली किताब भी थे और बंद किताब भी थे। जैसे। पार्लियामेंट में कभी किसी ने कुछ बात कही थी जी जी। तो उसके जवाब में उन्होंने यही कहा था हम्म। कि मैं तो एक खुली हुई किताब हूँ, हम्म। जहाँ से चाहो पढ़ लो। जी जी। तो सचमुच उनका जो पब्लिक लाइफ है वो एक खुली हुई किताब है, लेकिन जो उनकी प्राइवेट लाइफ है उसमें झांकने की किसी को इजाज़त नहीं थी। हम्म। 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 और बग़ैर अपॉइंटमेंट के पंडित नेहरू के सिवा कोई उनसे मिल नहीं सकता था। सरदार पटेल जी गए एक बार, जी जी। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी ने उनके आके कहा कि सरदार पटेल जी आए हैं। हम्म। तो उन्होंने कहा कि देखो उनका अपॉइंटमेंट है क्या। तो कहा कि अपॉइंटमेंट तो नहीं है, अरे जी जी। और नहीं मुलाकात हुई। हम्म। 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 तो कांग्रेस ने उसको ढोया नहीं है। लाइबिलिटी नहीं थे, बड़े एसेट थे। इतने बड़े असेट थे कि उसका अंदाज़ा जी। पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है। उनके नाम में मौलाना लगा हुआ है, हम्म। लेकिन
कल्पना जो है आईआईटी की, ये मौलाना आज़ाद की है। बिल्कुल। यूजीसी, ये क्या नाम है, आईआईएम, बहुत उस समय के सारे एजुकेशनल इदारे जो थे, नहीं नहीं, और साइंटिफिक भी। साइंटिफिक एक मौलाना जो है जी जी साइंस इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना होना चाहिए और IIM आईआईटीज होनी चाहिए। आप खड़गपुर में जाइएगा, जो पहला आईआईटी है जी। उसका संग बुनियाद जी। फाउंडेशन स्टोन उन्हीं का रखा हुआ है, लगा हुआ है। तो अंग्रेज़ी वो जानते थे, अंग्रेज़ी वो समझते थे, लेकिन जिस इस ताकत से वो हिंदुस्तानी में बोल सकते थे कि दरिया का रुख मोड़ दे, वैसा ओरेटर, जी जी उस कोटि का ओरेटर दूसरा कोई नहीं मिलता है। तो उसकी पत्रकारिता की चर्चा किए बगैर पत्रकारिता की चर्चा अधूरी रहेगी। तो हम तो चाहेंगे कि कुछ ही अंश भी अगर जी। उनका हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट के जब जब मौके हुए हैं, तो उन विषय पर वो क्या लिख रहे हैं। बिल्कुल। अब आप चूँकि नौजवान आदमी हैं, सर आपके पास वक्त है जी 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 हिंदुस्तान को देखने का भी और नई नज़र से देखने की, जी जी जनपक्षी नज़र से देखने की, जी और हिंदुस्तान को कुछ देने का, जी 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 जी। जो जिसमें सब ने बखालत की है, जान के या अनजाने में। जी जी उन गुनाहगारों में एक गुनाहगार आपके सामने भी बैठा हुआ है कि जिन बातों को आज हम देख रहे हैं, कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और किताबों की पढ़ाई का अंधापन ने ऐसा रहा कि हम चीज़ों को नहीं देख सके, ये भी नहीं सब समझ सके कि अंधापन लेके चल रहे हैं। और कभी ऑपरेशन भी कराया तो बीमारी कुछ और थी, कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया। और ये हिंदुस्तान के समाज की आज सबसे बड़ी समस्या है। जी जी जी। हम अंधापन लेके चल रहे हैं और अंधा ही बना रहे हैं। बहुत टोटलिटी में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, और सही कह रहे हैं आप, एक नए पर्सपेक्टिव में, एक नए दृष्टिकोण, नज़रिए के साथ। हमेशा वी एंड दे के फॉर्म में देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अस वर्सेस देम। हम तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, तुम ट्राइबल न हो, तो क्या कैसे कल्याण कीजिएगा। हम चाहते हैं कि तुम मेरे जैसा बन जाओ। उसकी अपनी आइडेंटिटी को एकदम डाइल्यूट कर देना। समझते ही नहीं है ना। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है एक जगह जी जी कि हिंदुस्तान के जो आदिवासी हैं उनका विकास उनके जेनस के हिसाब से होगा। ए वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। जो जूता पहने हुए है वही जानता है कि उसके तलवे में कांटी कहाँ पे गड़ती है। हम देख रहे हैं कि आप लंगड़ा के चल रहे हैं। जी जी पूछा तो आपने कहा कि तलवे में वो कांटी निकल गई है, वही गड़ रही है। जी। लेकिन घाव कितना गहरा है, उसका निदान कैसे होगा, कहाँ पर जो कि गड़ रही है, जी ये दूसरा कोई नहीं जान सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब गांधी कहते हैं कि साहब वैष्णव वो है जो दूसरे की पीड़ा को समझ सके, तो सिर्फ समझने का नहीं है, शेयरिंग एंड केयरिंग। और अगर शेयरिंग और केयरिंग के लिए आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है, जी जी तो ये उधार लेके नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
आज एक मित्र हमारे आए हुए थे तो उनसे हमने कहा कि भाई पहले हिंदुस्तान के समाज में एक ज़िंदगी को बांटा गया था ब्रह्मचर्य, पारिवारिक जीवन और सन्यास। जी। तो सन्यास क्या था? तो कहा कि परिवार से छोड़ करके अब जंगल में चले जाना। तो हमने कहा कि जंगल में जाके क्या करना था? शेर से मुलाकात करना था। जी। हम लोग को ही पढ़ाया गया कि गौतम बुद्ध घर को छोड़ के जंगल जंगल भटकते रहे। जी। यही पढ़ाया गया, अंधा बनाया गया। ये नहीं बताया गया कि जंगल में भटकते काहे को थे। आपको अंदाज़ा है कि जंगल में क्या खोज रहे थे वो? एक करुणा सबके लिए तो थी उनके मन में। नहीं तो जंगल में वो कहाँ मिलेगी? हाँ, जंगल में नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ। लेकिन ये वर्णन में आता नहीं है कि वो जंगल जंगल में घूमते रहे बोधगया पहुंचने के पहले। अब वहाँ बैठ के फिर मनन किया जी जी जी। और वहीं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ। बस एनलाइटनमेंट की बात होती है। हाँ, वो क्या हुआ? कौन सा एनलाइटमेंट था? ये कहीं नहीं लिखते हैं लोग, छिपा दिया गया। तो सच को छिपाना हमारी परंपरा है। ग्लोरीफाई करो। जैसे रामायण में वो आता है कि एक बार राम जी को कहा गया कि हनुमान को मारो। तो साधारण तीर से नहीं मरे तो ब्रह्म अर्थ चलाया गया, तब भी नहीं मरे, इसलिए कि वो राम राम कर रहे थे। तो कहा गया कि राम का नाम बड़ा है राम से। तो यही जो है कि साजिश है। व्यक्ति को और उसके विचार को हटा दो और उसकी मूर्ति बना दो। चमत्कार अवतार में विश्वास करने वाला नहीं समाज नहीं जो है नहीं नहीं हमारा, नहीं वो जड़। नहीं 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 नहीं, ये हर जगह देखेंगे आप। अगर कोई आदमी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में ज़रा सा कुछ लिख दे, बोल दे, तो सारे मुसलमान आग बगोला हो जाएंगे, अपनी जान दे देंगे या उसकी जान ले लेंगे। लेकिन वही प्रॉफिट मोहम्मद ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करेंगे, उसकी कोई बात नहीं मानेंगे। एक बार मैंने कहीं कह दिया कि भागलपुर जब मैं जाता हूँ तो लोग जैसे मक्का मदीना की तवाफ करने जाते हैं, वैसे ही मैं अपने दो उस्ताद मोहतरम के पास जाता हूँ। तो उस्ताद मोहतरम के पास जाता हूँ। हाँ, मेरे लिए वह तवाफ जैसा ही होता है। और एक दत्ता साहब हुआ करते थे इंग्लिश डिपार्टमेंट में, एक मसूद साहब होते थे, रिटायर करके दोनों दत्ता साहब का इंतकाल हो गया इस बार। तो ये कहीं एक स्पेस में, ट्विटर स्पेस में बात हो रही थी, और उसमें कई लोग, उसमें सिर्फ ऑडियो के ज़रिए बातचीत होती है, विजुअल नहीं आता है, और कई लोग उसमें जुड़ सकते हैं, मतलब हज़ारों लोग जुड़ सकते हैं इस स्पेस में। एक पब्लिक स्फेयर का ही एक नया मतलब उसका विकल्प नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के यूज़ के, तो उसमें कई लोगों ने बड़ी आपत्ति दर्ज की कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, तवाफ एक बड़ा ही सेंटिटी वाला टर्म है और आपने इस तरह से एक व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल कहिए कि ठीक है, अगली बार हम कहेंगे कि परिक्रमा करते हैं। तो बाद में मैंने कहा कि ठीक है, अब लेकिन मैंने कहा कि एक शेर भी है, अब उसका आप क्या कहेंगे कि इश्क खुद आए तवाफ़े हुस्न करने के लिए। इश्क खुद आए तवाफ़े
हुस्न खुद आए तवाफ़े इश्क करने के वाह लिए, वाह 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 वाह, इश्क हाँ वाले जिंदगी में हुस्न तो पैदा करें। हाँ हाँ, वाह तो वाह वाह वाह। उसमें कहाँ इतना सुंदर असल में उसका। एक चुटकुला ये है जी जी कि एक अपने दोस्त के बारे में एक आदमी ने मुकदमा किया जी जी अदालत में कि इसने हमको गाली दिया। जी जी। तो जज ने पूछा क्या कहा है, तो गाली दिया। मतलब कहा क्या उसने बताओ। जी। तो कहा कि हमको हिप्पोपोटामस कहता है। अच्छा। हाँ, हाँ, तो कहा कि कब कहा था, कब, कुछ याद है कब कहा था। बोला कि हाँ 2 साल पहले कहा था। तो बोला कि 2 साल पहले कहा था तो आज काहे आए हो मुकदमा करने। जी। तो कहा कि हुजूर सर्कस आया है तो उसमें अभी देखा है कि हिप्पोपोटामस कैसा होता है। कमाल है। तो जी यही होता है जी जी। कि हम शब्दों को नहीं जानते। जी 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 जिस बात पर हिंदुस्तान में इतना एतराज़ हुआ, जी। उससे ज़्यादा एतराज़ पाकिस्तान में होना चाहिए था, नहीं हुआ। जब फैज़ कहते हैं बस नाम रहेगा अल्लाह का, हाँ हाँ। जो मैं भी हूँ और तुम भी और हो। नहीं, राज करेगी खल्क़ खुदा, हाँ हाँ। जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। तो उसका मतलब ये होता है कि अब जो गॉड है वो सिर्फ फॉर नेम सेक रहेगा, जी जी जी। सिंबॉलिक रूप से एक शब्द रह जाएगा। तो इस पर तो सबसे ज़्यादा हंगामा वहाँ होना चाहिए था, नहीं हुआ। लेकिन हुआ हंगामा। जी जी। वाकई वाकई बहुत सुंदर। असल बात यह है कि फैज़ की उसी पोएम में है, जी हम मरदूद हरम मसनद पे बैठाए जाएंगे। जाएंगे। मरदूद वर्ड आपने भी सुना होगा। किसी उर्दू के प्रोफेसर से पूछ लीजिए कि मरदूद होता कौन है, किसको मरदूद कहते हैं, वो नहीं बता सकेगा। लेकिन आप जानते हैं, लेकिन आप भी नहीं जानते हैं। आप कहेंगे आप तो पहली बुझा रहे हैं, कहते हैं कि आप जानते हैं और नहीं जानते हैं। जानते इसलिए है कि आपके दरवाजे से हर वक्त रोज़ गुज़रता है रद्दी कागज़ बेचो, रद्द किया हुआ, जी जी जी। ठुकराया हुआ, निकाला हुआ, दुत्कारा हुआ, जी जी नेग्लेक्टेड, डिस्कार्डेड, जी जी। वो मरदूद है। तो हिंदुस्तान में गणमान्य लोगों के लिए जन जो हैं वो आदमी नहीं हैं, वो मरदूद वतन हैं। वो इसी देश में हैं लेकिन मरदूद हैं। और जिस दिन ये मरदूद जाग उठेंगे तो इनको मसनद पे बैठाया जाएगा। क्या बात। क्या ख्याल। हाँ बहुत सुंदर। और उन्हीं को जगाने के लिए इकबाल कह रहे हैं गरमाओ ग़ुलामों का लहू। ग़ुलाम कौन है, ये मरदूद लोग हैं, ये जन लोग हैं। जी जी तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश में वो दिन आए जब हम जनतंत्र मनाएं, गणतंत्र नहीं मनाएं। गणतंत्र बिल्कुल। कोई किसी कहीं देखा आपने किसी ने लिखा कि जनतंत्र क्यों नहीं दिवस मनाते हैं हम। बड़ी चालाकी से शब्दों के जाल बुने जाते हैं जी जी और बड़ी चालाकी से बारूद की सुरंग कहीं लगा के रख दी जाती। कब उसको इग्नाइट कर लेंगे, कह देंगे कि भाई ये तो गणतंत्र है, आप तो जन हैं, जी जी। आप क्यों जगह इसमें हिस्सेदारी की बात करते हैं। और वही किया जा रहा है। आप पार्लियामेंट के मेंबर बन गए हैं तो आपको लाखों लाख रुपया दे देंगे, सुविधा दे देंगे, जी आपको कभी अपना विचार प्रस्तुत करने नहीं देंगे। और आप संविधान की सौगंध कर खा के पार्लियामेंट के सदस्य बनते हैं, है ना। लेकिन वफादारी किससे निभाते हैं, पार्टी से। पार्टी से।
पार्टी कहेगा कि आपको हाँ कहना है इसमें, चाहे आपको लगे कि संविधान के खिलाफ है तब भी आपको हाँ कहना है, और नहीं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। जी जी। ये बहुत गंभीर साजिश है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर संविधान और देश के हित के खिलाफ भी हमको मत देना पड़े सिर्फ इसलिए कि हम पार्टी के सदस्य हैं, तो हमारी वफादारी देश और संविधान के प्रति नहीं है, पार्टी के प्रति है। ये कौन तरह की डेमोक्रेसी है? हाँ? उसी तरह से पत्रकारिता तलवार, दोधारी तलवार की तरह पर चलने का सफर है। सफर है। एक धार है पत्र के मालिक की और दूसरी धार है जनता की, और उसको पत्रकारिता करने वाले को तय करना होगा जी। कि वो किधर जाएगा। बिल्कुल। तो इससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कोई काम नहीं हो सकता है, और इससे ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि रोज़ आपका इम्तहान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं रोज़ किसी का इम्तहान नहीं होता है। आईएएस एक बार बन गया, एक इम्तहान पास किया, उसके बाद ज़िंदगी भर वो आईएएस ऑफिसर है, मरने रिटायर करेगा तब भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ही कहलाएगा। जी जी। और एग्रीकल्चर में भी वो फिट है, और डिफेंस में भी फिट है, हर जगह। और बाल आयोग में भी फिट है, सब जगह वो फिट है। लेकिन पत्रकार को तो रोज़ अपने को जस्टिफाई करना है और अपने को एजुकेट भी करना है। एग्जैक्टली। हो सकता है कि आज हम किसी चीज़ को पूरी तरह से नहीं जान रहे हैं, तो एक तरह से लिखा है, कल अगर उसकी सच्चाई को जान पाएंगे तो हम दूसरी तरह से लिखेंगे। इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, इसमें ग्रोथ है। जी जी। तो कितना ग्रो किया कौन, राइटर, एडिटर या पत्रकार अपने जीवन में, जी। और कहाँ जाके ठहर गया, और कहाँ जाके फिसल गया, और कहाँ जाके गिर गया। जी जी। ये भी दो चार अगर नाप सकिए आप उदाहरण दे के, जी जी। तो अद्भुत काम आपका होगा। रिसर्च ये कतरत जमा करने का नाम नहीं है, जो हमारी यूनिवर्सिटियों में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। रिसर्च है कि ढेर में से कुछ उन बुनियादी चीज़ों को चुन करके लाया जा सके, जिससे कभी कोई खोजे कि हिंदुस्तान की पत्रकारिता में कंकर कहाँ है, मोती कहाँ है, और कोई सीखना चाहे उन मोतियों के ज़रिए से और चमक पैदा करने के लिए, तो उसको रास्ता मिल सके। तो आप को हौसला हो, और आप थोड़ा भी इसमें सफलता हासिल कीजिएगा तो बहुत बड़ी सफलता होगी। इस कामना के साथ आपको थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही अच्छा लगा। और थीसिस जो है मेरी वो इस अब बहाने देखिए, थोड़ी जो और हमने enrich हो सकेगी। कई बार अंधापन की बात की है, जी तो अब देखिए सऊदी अरब का नाम सुना होगा, पड़ोस का देश है, बहुत दूर नहीं है। भूगोल के हिसाब से कैसा देश है ये? भौगोलिक रूप पर कैसा देश है वो? सब लोग कहेंगे कि भाई मरुभूमि है ना, डेजर्ट कंट्री। लेकिन उतना ही नहीं नहीं नहीं, हम दूसरी बात कर रहे हैं। अब हम आपसे कहेंगे
कि मरुभूमि है, डेजर्ट का कंट्री है, लेकिन उसके इंपोर्ट के आइटम में एक आइटम है बालू। अब कहिएगा बालू, वो देश जो मरुभूमि का है, डेजर्ट का है, वो इंपोर्ट करता है बालू, तो हम कहेंगे कि हाँ, आप वेरीफाई कर लीजिए। तो बोले कि हम तो भाई भूगोल पढ़ा है, हमारे समझ ये बात नहीं आती है कि वो बालू काय को इंपोर्ट करेगा। तो पढ़ाने वाले ने उनको ये नहीं बताया कि वो एक ऐसा डेजर्ट है जिसमें बालू नहीं है, रॉकी डेजर्ट है। जी जी जी। अंधा बना दिया ना, सऊदी अरब बढ़ा दिया, बता दिया कि डेजर्ट कंट्री है, ये नहीं बताया कि ये रॉकी डेजर्ट है, जी जी। अंधा रह गया। तो हमारा पूरा सिस्टम जो एजुकेशन का है वो बंदा बनाता है, और अनजाने में नहीं, जानबूझ के। जी जी आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चले जाइए, जी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चले जाइए, ज्योग्राफी की किताब पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ लीजिए, एग्रोनॉमी की किताब पढ़ लीजिए। उस सब में हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर का जो वर्णन होगा, उसमें कश्मीर से लेके और बांग्लादेश के चट्टगाम तक जो पहाड़ है, उस पर जो लोग रहते हैं, वो जो खेती करते हैं, उस पर एक शब्द नहीं है। अब क्या पढ़ाते हैं, क्या लिखा है किताब में? 1500 मील, जी 2400 किलोमीटर लंबा हिमालय जी। में लोग रहते हैं और खेती करते हैं, और उनके लिए एक शब्द आपके किताबों में नहीं है, तो आप अंधा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? ये जो नारा किसी का था, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान को बहुत छोटा कर देता है। तमिल उसमें कहाँ जाएगा, जी जी बंगाली कहाँ जाएगा, नागा कहाँ जाएगा? हम नागालैंड गए हैं, जी जी। वहाँ एक बड़े से पत्थर के ऊपर में लिखा हुआ है, दिस इज नागालैंड, जी दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। फोटोग्राफ उसके लाए। अगर नागालैंड में आप कहिएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो माना जाएगा कि आप इंडियन आर्मी के आदमी हैं। हम जब गए तो हमको ये बताया गया कि अकेले कहीं नहीं जाना है, और जहाँ कहीं कोई पूछे तो कहिएगा कि हम यूनिवर्सिटी के सेमिनार में आए हैं। आप कहिए कि हम दिल्ली से आए हैं, पटना से आए हैं, बट नेवर से दैट आई एम इंडियन। आप माना जाएगा कि इंडियन आर्मी। और उनकी सड़कों पे हर 50 गज के फासले पर एक आर्मी का जवान चलता हुआ दिखाई देगा। सेमिनार का विषय था, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉलेज सिस्टम एंड लैंग्वेजेस ऑफ, लैंग्वेजेस नॉट लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस ऑफ नागाज, नॉट नागा, नागाज। तो 20 लाख की आबादी के नागालैंड में लैंग्वेजेस हैं, कई सारी। 25 से मेजर लैंग्वेजेस हैं और कुछ माइनर लैंग्वेजेस हैं। जी और नागा भी अनेक हैं, लैंग्वेज अनेक है, नागा भी अनेक हैं। और उनका उनके बीच में नॉलेज सिस्टम में कैसे है उनके भाषा के साथ। तो हमको अब वहाँ बोलने के लिए कहीं दीपक, दिया या चिराग, लैंप शब्द को यूज़ करना था, तो वहाँ के हिंदी डिपार्टमेंट में गए, तो उन्हें पूछा कि भाई नागा के किसी भाषा में इसके लिए कोई शब्द हो तो बताओ हमको, उसको यूज़ करेंगे। तो बोला कि नहीं है। तो हमको बहुत आश्चर्य हुआ।
लेकिन जब उन लोगों के साथ, नागाओं के साथ बहुत घुल मिल की बात हुई तो मालूम हुआ कि उसकी ज़रूरत ही नहीं उनको थी। आज उनके यहाँ बिजली आ गई है, कहीं तो बिजली जलती है, और नहीं तो शाम हुआ जो है कि अपने मकान में चले गए जो मचान पर है, जी। और उसमें आग जल रहा है खाना पकाने के लिए, और उसी से जो रोशनी हो रही है उसी से उनका काम चल जाता है। और नमक लाने के लिए उनको गुवाहाटी जाना पड़ता था, पहाड़ों को लांग के। अच्छा। एक प्रोफेसर ने कहा कि जब हमको हमारे गाइड ने कहा कि तुम रिसर्च करो नागालिंगम पर। नागालिंगम एक नई भाषा विकसित हो रही है, सभी नागा भाषाओं के मेल जोल की भाषा मिली हुई, जैसे उर्दू है या हिंदी डेवलप हुई शुरू में। तो उसने कहा कि आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल। मैंने कहा, पूछा कि वाई? तो सेट इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट माई लैंग्वेज एंड आई थिंक दैट दिस नागालिंगम इज ए थ्रेट टू माई लैंग्वेज। तो हमने कहा कि ये सिर्फ यहीं पर ये प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम कहीं और भी है? बोले कि और जगह भी है। अब एक नागा, एक लैंग्वेज ग्रुप के नागा की शादी अभी किसी दूसरे लैंग्वेज ग्रुप से हो गई तो घर में प्रॉब्लम है। नागालैंड का नाम देखिए, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, नागालैंड, सिर्फ इतना ही नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की अंग्रेज़ी है। एक गांव ऐसा नहीं है जहाँ चर्च नहीं हो। अब पूरे नागालैंड में ना एक मुसलमान है ना एक हिंदू है। ट्राइब्स वहाँ के नहीं, ट्राइब क्रिश्चियन बन गई, क्रिश्चियन नहीं। हाँ। लेकिन हिंदुइज्म और इस्लाम में वहाँ नहीं घुस सका। बहुत विचित्र है ना, सबके सब क्रिश्चियन, विचित्र नहीं है। और वहाँ के रोड साइड में कहीं होटल दिखाई दिया तो उसमें लिखा था राइस इज़ अवेलेबल। अच्छा। तो ये इतना बड़ा देश है। अब हमारे एक मित्र थे, उनको एक नागा ऑफिसर ने, जो उन्हीं के रैंक का था रेलवे में, आमंत्रित किया अपने यहाँ खाने पर और कहा कि देखो तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल खाना बनवाए हैं। पूछा क्या है? तो कहा कि हाथी का गोश्त है। अब ये बेचारे परेशान है। तो अब सोचिए कि उनकी डेलिकेसी आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन है। मेरा एक करीबी रिश्तेदार है, वो थाईलैंड में था, तो उसका बॉस आने वाला था। उसने सोचा कि बॉस की दावत करेंगे, तो पूछ कि क्या वो खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। तो बोला कि चिकन है वो खाते हैं। तो उसने चिकन का कई प्रिपरेशन किया, लेकिन किसी को टच नहीं किया। तो बाद में उसने पूछा कि सर हमको रॉन्ग आ रहे हैं, ख़त्म हो रहा है, चाय का प्याली हम लोग को पिला दो तो अच्छा है। तो पूछा कि सर प्रिपरेशन में कोई कमी थी आपने, या हमको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिला था कि आप चिकन खाते हैं? बोले हाँ, नहीं इन्फॉर्मेशन ठीक मिला था, लेकिन जो तुमने चिकन रखा था उसमें बोन था। अच्छा। तो हम बोनलेस चिकन तो खा लेते हैं, लेकिन बोन रहता तो नहीं खाते। तो ऐसे भी नॉन वेजिटेरियन हैं। जी अद्भुत। तो बहुत सारी बातें हमने की कई पहलुओं पर, भारत के जनजीवन पर भी
जितनी विविधता है उसको भी थोड़ी बहुत छोड़नी मतलब चाहिए। जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा दायित्व है कि वो आइडिया ऑफ इंडिया को समझें और समझावें। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी बात है। हम समझते हैं कि आपको इससे टॉपिक पे कुछ लिखना जी चाहिए, द आइडिया ऑफ इंडिया। जी जी। और उसमें जवाहरलाल नेहरू की वो लाइन जी कि कि भारत सिर्फ पहाड़ों और मैदानों और नदी नालों का नाम नहीं है, नहीं। बल्कि यहाँ जितने लोग रहते हैं जी उन सब को ले करके भारत है। है। तो नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? जी। तो आइडिया ऑफ इंडिया किसका क्या है? वो सब जिन पर एक नज़र। जिन जिन लोगों का आप कह रहे हैं कि आइडियोलॉग की तरह से आपने चुना है, या जिन और लोगों का नाम आपने रखा है, जी इनका आइडिया ऑफ भारत क्या है? एग्जैक्ट। बिल्कुल। अब अगर उस आइडिया का रिसेप्शन पब्लिक के बीच किस तरह से हो रहा है, या उस आइडिया को वो किस तरह से ले जा रहे वो थे। किस तरह से ले जा रहे हैं, एग्जैक्ट, बहुत सुंदर सर। है ना? बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा इस पर कायदे से कुछ तो बात कर सकूँ। ये जी ये भी एक एंगल हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल सर। आप 9 बहुत आदमी को सुंदर। चुना है, जी जी जी। उनका आइडिया जैसे ऑफ इंडिया क्या है, आइडिया ऑफ और इंडिया वो क्या है, अपने एक्सप्रेशन के जरिए उस आइडियाज़ ना को किस आइडियोलॉजी पब्लिक। को, हाँ बिल्कुल। इंडिया के किस हम्म आइडिया को हम्म, उनके आइडियोलॉजी का पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म हम्म आरएसएस का जो भारतवर्ष है, जी, जो मलकानी के उसमें आएगा, मकानी के लेखन इसमें में। आएगा, हाँ। तो भारत माता जब वो कहते हैं, हम्म। और भारत माता टेम्पल एक बनारस यूनिवर्सिटी में है, जी जी। वहाँ से उसकी फ़ोटो लीजिए, जी। तो वो अफ़गानिस्तान से बर्मा तक है। जबकि सब सॉवरेन कंट्री हो चुका है अब तो कम से कम। है जी ना? जी जी। तो आइडिया ऑफ इंडिया हाँ, और जो रियलिटी है, और जो हमारा इंटरनेशनल पॉलिसी होगी और पड़ोसियों के साथ संबंध होगा, उसके साथ कंपैटिबल कितना है। जी जी। आरएसएस का आइडिया ऑफ इंडिया कितना कंपैटिबल है, लोहिया का कितना है, फलां का कितना है, और जनरल उनके प्रेसिडेंट। यहाँ आइडिया ऑफ इंडिया है भी कि नहीं है। जी जी जी, उसकी पड़ताल भी उसी जरिए हो जाएगी। हाँ, हाँ हाँ। नेहरू के यहाँ तो मिल गया, हमने बता दिया आपको। जी जी इंदिरा गांधी ने भी इंडिया पर एक किताब लिखी, जी जी। उस पूरी किताब में मुसलमान कहीं पर नहीं, लेकिन कश्मीर की एक दरगाह की फ़ोटो है उसमें। चिनार वगैरह से उनको बड़ा ही प्रेम होता था। जो भी हो, तो अब एक सीरियल चलता है हाँ। किसका उल्टा चश्मा करके, अच्छा। हाँ देखा है कि नहीं? हाँ। क्या सीरियल है वो? बहुत बड़ा सीरियल है, बहुत दिन से चल रहा है। अच्छा अच्छा। वो एक कॉलोनी है, अच्छा हाँ। है ना? जी। उसमें सरदार जी हैं, हाँ, उसमें मराठा हैं, उसमें तमिलियन हैं, इसमें सब लोग हैं, जी। एक मुसलमान नहीं है उस कॉलोनी में। लेकिन गेट पर एक दुकान है, वो दुकान है अब्दुल की है। तो कहाँ पर फिट कर रहे हैं, जी जी। कहाँ पर फिट कर रहे हैं? ये भी एक भारत का आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया। सॉफ्टवेयर है ये। तो इंडियन वर्शन ऑफ फासिज्म, जी जी। पर नेहरू कह रहे हैं कि इंडिया में कभी फासिज्म आएगा तो धर्म का चोला पहन के आएगा। प्रेमचंद भी कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि सामने सामने सांप्रदायिकता को आने में लज्जा आती है। अच्छा अच्छा, सांप्रदायिकता और फासिज्म हाँ, दोनों बिल्कुल, एक चीज़ अंतर है। नहीं। हाँ, अंतर है, जाहिर सी बात है। हाँ, सांप्रदायिकता वो बोल रहे हैं कि राष्ट्रवाद के चोले में आएगी हाँ, सांप्रदायिकता, ये बोल रहे हैं हाँ, प्रेमचंद। हाँ, हाँ, उसको हाँ, सीधे अपने रूप में सामने आने में बड़ी लज्जा होती है, बड़ी शर्म होती है। हाँ, हाँ, वो इन द गार्ब ऑफ नेशनलिज्म कम्युनिज्म विल अपीयर। उर्दू का एक बहुत अच्छा शेर है इस पे, सर। साफ छिपते भी नहीं, हाँ, सामने आते भी नहीं,
कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। क्या बात, क्या बात। तो अगर हम कहें कि फिलोसफिकली, नॉट कास्ट वाइज, जी जी। ये फिलोसफिकली द आइडिया, फिलोसफी ऑफ वर्बलिज्म में कि स्ट्रेटजी यही है, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं।